भारत के कदम से इंप्रेस होते हुए ईरान ने भारत की दोस्ती की तारीफ में क्या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इशू की है, क्या बोला ईरान ने, एंड इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने भारत का नाम लेकर ऐसा क्या बोल दिया है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ में चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मल होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलाई लामा को लेकर कौन सी डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग करने की कोशिश की है उस पर भी हम बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की कौन सी स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू डील होने जा रही है जिसका भारत को कई सालों से इंतजार था। क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी हम बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ईरान के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिसेंटली जो भारत सरकार की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल में वहां पर शामिल होने के लिए जो भारत से डेलीगेशन गया था, उसके लिए ईरान की जो भारत में एम्बेसी है उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है। ईरान की एम्बेसी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो भारत की मित्र सरकार और भारत के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर उस ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन का भी धन्यवाद जो भारत की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने और उनके फ्यूनरल की रस्मों में शामिल हुआ। ईरान की एम्बेसी ने कहा कि भारत के पॉलिटिकल लीडर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स और अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं की मौजूदगी ने ये दिखाया कि भारत और ईरान के बीच सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि डीप हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज हैं और ह्यूमन बॉन्ड है, यानी दोनों देशों के बीच पुराने इतिहास, संस्कृति और इंसानी रिश्तों का भी एक गहरा कनेक्शन है। ईरान की एम्बेसी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने ईरान के लोगों के साथ खड़े होकर अपना सम्मान और दोस्ती दिखाई। ईरान के लोग भारत की इस दोस्ती को और भारत के इस दोस्ती भरे कदम को कभी नहीं भूलेंगे। उनके लिए ये कदम भारत और ईरान की पुरानी दोस्ती का एक मजबूत प्रमाण है और इससे दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। इसके साथ ही ईरान की एम्बेसी ने सभी इंडियन ऑफिशियल्स, पर्सनैलिटीज और आम इंडियंस को भी इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए धन्यवाद बोला है। अब ये तो थी ईरान की बात, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी भारत को लेकर एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इशू की है जो ऑलरेडी अमेरिका, इजराइल और काफी सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का नाम मेंशन करते हुए क्या बोला है वो बताने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने ऐसा क्या कहा था, जेडी वांस ने क्या कमेंट किया था जो बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी स्टेटमेंट में भारत का नाम लेना पड़ा है। दरअसल हुआ ये कि इजराइल की गवर्नमेंट में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा लगातार ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिल रही हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की आलोचना हो रही है और इजरायली मिनिस्टर्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस के ऊपर नाराजगी जताई जा रही है। ऐसे में यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कमेंट करते हुए कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई लीडर इजराइल के साथ सबसे ज्यादा खड़ा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगर मैं इजराइल की सरकार का हिस्सा होता तो मैं उस देश के खिलाफ पब्लिक में कभी नहीं बोलता जो आज भी हमारा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सपोर्टर है, ये कहा यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने। अब जेडी वांस यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा और पावरफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका ही है, इसलिए इजराइल को अमेरिका के साथ टकराव से बचना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए भारत का नाम मेंशन कर लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने डिप्लोमेटिक तरीके से तंज कसते हुए कहा कि सबसे पहले मैं जेडी वांस की रिस्पेक्ट करता हूं, हमारे बीच बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उनकी हर एक बात से सहमत हूं। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के लिए अब तक के सबसे बड़े दोस्त रहे हैं और इस बात पर मैं पूरी तरह से कायम हूं, लेकिन हमारे और भी दोस्त हैं। जैसा एक छोटा सा देश भारत है, 140 करोड़ लोगों की आबादी है और भारत से हमें बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। मैं जब भी फेसबुक देखता हूँ वहां पर भारत के लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट दिखता है कि पूरी फीड उसी से भर जाती है। और सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे और भी कई सारे दोस्त हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा कि कई देशों के लीडर्स मुझे प्राइवेटली कॉल कर कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से वो इजराइल को खुलकर सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन वो इजराइल की रिस्पेक्ट करते हैं, इजराइल का सम्मान करते हैं और इजराइल के साथ डील साइन करना चाहते हैं और हमारी मिलिट्री, एआई और साइबर टेक्नोलॉजी से सीखना चाहते हैं। ये कहना है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और दलाई लामा जी के बारे में। इसमें चाइना का भी एंगल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के ऊपर रवाना हो गए हैं और उनका टूर इंडोनेशिया के विजिट के साथ स्टार्ट होने वाला है। लेकिन एक खास बात यह है कि इंडोनेशिया के लिए रवाना होने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 40वें दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी है। आज 6 जुलाई है और आज 40वें दलाई लामा का बर्थडे होता है। ऐसे में पीएम मोदी ने दलाई लामा को बधाई देते हुए कहा कि हिज होलीनेस दलाई लामा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं
उनका शांति और सद्भावना का संदेश पूरे विश्व के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रहा है। उनकी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति, मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और वैश्विक भलाई के लिए उनका समर्पण है, वो सराहनीय है। मैं दलाई लामा की लंबी और स्वस्थ उम्र की कामना करता हूँ, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। अब ये जो पीएम मोदी की तरफ से बर्थडे विश आई है, इसको इस समय काफी डिस्कस किया जा रहा है और ये डिबेट का विषय बन गई है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि चाइना काफी लंबे समय से दलाई लामा को एक सेपरेटिस्ट लीडर बोलते आया है और आरोप लगाता है कि दलाई लामा तिब्बत में अलगाववाद बढ़ाकर तिब्बत को चाइना से अलग करने के मकसद से काम करते हैं। इसके साथ ही चाइना दलाई लामा के ऊपर तिब्बत में हिंसा और दंगे भड़काने, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चाइना की इमेज खराब करने और अगले दलाई लामा के रीइंकार्नेशन के लिए ऐतिहासिक नियमों के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाते आया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियोपॉलिटिक और डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से भारत के पिछले सभी प्राइम मिनिस्टर्स चाइना के साथ रिश्तों को देखते हुए हमेशा पर्दे के पीछे से ही दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते थे। पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेटमेंट इशू करना या ट्विटर के ऊपर साझा करना यह कभी नहीं होता था। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी साल 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यही प्रथा फॉलो की थी और साल 2014 से लेकर 2020 के बीच कभी भी दलाई लामा को पब्लिकली जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी, उनको लेकर स्टेटमेंट इशू नहीं की थी। लेकिन साल 2020 में हुई गलवान घाटी की घटना और उसके बाद से ही साल 2021 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को पब्लिकली जन्मदिन की बधाई वाली स्टेटमेंट इशू की थी और उसके बाद से ही हर साल प्रधानमंत्री मोदी दलाई लामा को पब्लिकली जन्मदिन की बधाई वाली स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। चाइना के साथ रिसेंटली रिलेशंस में काफी सुधार आया है, लेकिन इस साल भी पीएम मोदी ने दलाई लामा को पब्लिकली जन्मदिन की बधाई वाली स्टेटमेंट इशू की है। चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का दलाई लामा को पब्लिकली बर्थडे विश करना, क्या आपके अकॉर्डिंग ये चीज आगे भी जारी रहनी चाहिए? नीचे कमेंट कर अपनी राय बताएं कि क्या ये आगे चलता रहना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और उनकी ऑस्ट्रेलिया विजिट को लेकर एक बड़ी डील की खबर आ रही है, जिसका इंतजार भारत पिछले कई सालों से कर रहा था एंड अब हमें यह स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू मिल गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया विजिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज की अपकमिंग मीटिंग में दोनों देश यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट को फाइनली क्लोज कर सकते हैं। कई सालों से दोनों देशों के बीच ये एग्रीमेंट टेक्निकल और नॉन प्रोलिफरेशन सेफगार्ड्स के जुड़े कुछ इश्यूज की वजह से ये कमर्शियल एग्रीमेंट अटका हुआ था, लेकिन अब न्यूज आ रही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए हैं और अब बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया भारत के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। अब ये डील भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में से एक है, जबकि भारत अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एआई डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और फ्यूचर इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भारत को 24/7 रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी और इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी उसको केटर करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया से लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई मिलने का मतलब होगा कि भारत बिना किसी चिंता के अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एक्सपैंड भी कर सकता है। हमें न्यूक्लियर फ्यूल की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मसला यह है कि यूरेनियम के मामले में भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड है। देश के अंदर से यूरेनियम सोर्स करने में काफी चैलेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से क्वांटिटी ग्रेड वो भी सफिशिएंट नहीं है, जबकि ग्लोबल यूरेनियम मार्केट पिछले कुछ सालों से काफी वोलेटाइल चल रही है। प्राइसेस कभी भी स्पाइक कर जाते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस और वॉर्स की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। अब न्यूक्लियर प्लांट्स को तो लगातार यूरेनियम फ्यूल चाहिए ही होता है, फ्यूल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन होने वाली ये डील हमेशा सुनिश्चित करेगी कि भारत को यूरेनियम की सप्लाई लगातार आती रहे और हमें एटलीस्ट यूरेनियम की कमी के कारण अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद ना करने पड़े।